जी नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। कल अपनी क्लास बीच में लाइट चली गई थी, उस पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे थे, जीके वाले पेपर का। उसमें जल संरक्षण की तकनीक से संबंधित आज तक थोड़ा सा भी हटके अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों का पूरी उम्मीद है गलत ही होगा। वो खड़ीन को और नाड़ी को और उनको पूछ लेता है बस नॉर्मली। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के तहत कुएं बनाने की परंपरा है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो, एक तो नाड़ी, नाड़ी जैसा ही एक शब्द टोबा याद रखना, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है ये पूछ रहा है। परंपरागत जल संरक्षण के तहत कुएं बनाने की परंपरा है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे बेरी कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए शेखावटी क्षेत्र में कुएं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्थानीय भाषा में कुआं, कुएं को क्या कहते हैं? कुएं को कहते हैं जी जोहड़। क्या कहते हैं? जोहड़। और एक और नाम लिया जा सकता है इसका, नाड़ा। क्या नाम लिया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नाड़ा। इसका उत्तर है बेरी। अब आप कहेंगे नेहटा क्या है? नेहटा बस एक ही शब्द में खत्म कर दो इसको, पाइप है। ये नेटा क्या है? पाइप है। नाड़ी या पौंड के मध्य तालाब से इधर से पानी दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए, मान लो अतिरिक्त पानी हो गया और दूसरी तरफ शिफ्टिंग के लिए, वो पानी निकालने के लिए अतिरिक्त पानी, वो पाइप होती है, उसको नेहटा कहा जाता है। अब आ गया नाड़ी। नाड़ी जो है ये तो कुएं बनाने, कुएं को बेरी भी कहा जाता है। अगर सेम ही शब्द पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संचय हेतु, जो कि दैनिक जरूरतों की पूर्ति करती है, दैनिक जरूरतें पशुओं के लिए, खुद के नहाने के लिए, ठीक है, डेली जो नीड्स होती है उसके लिए जो बनती है उसको नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी पर सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में है। ये कच्ची तलैया होती है, यानी कि पानी ज्यादा दिन तक इसमें नहीं ठहरता। टोबा जो होता है वो पूरे राजस्थान के हर गांव में आपको देखने को मिल जाता है, लगभग हर गांव में। पूरे राजस्थान में है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है? ये पक्की मिट्टी वाली जो जगह है जहां से ये लगता है कि जल का रिसाव नहीं होगा और आराम से 1 महीने तक पानी रुका रहेगा, तो वो होता है टोबा। होता नाड़ी जैसा है, लेकिन नाड़ी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, कच्ची तलैया होती है। ये पक्की मिट्टी जहां जल का जो जल रुका रहता है अधिक समय तक, इसको टोबा कहा जाता है। और दैनिक जरूरतें यहां से भी पूरी होती हैं लगभग, और पिंड वाले छप्पड़ की तरह कह सकते हैं, ठीक है। नेड़ा हो गया। खड़ीन का आगे प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? मैं ये सोच रहा हूं आप लोग क्या वीडियो को ज्यादा जीके वाली को देखते तो हो नहीं, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट लिए हैं फिर उनको व्याख्या वहां पीडीएफ में दे दिया करेंगे। ऑफलाइन वालों को व्याख्या मैं दे ही रहा हूं, तो टेस्ट में व्याख्या लिख के फिर आपको दे देते हैं, और तो क्या है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? नाली नहीं है। कौन सी नहीं है? नाली नहीं है। अब आता है झालरा। झालरा क्या होता है? ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर कोई भी संरचना है, तालाब वगैरह, ठीक है, उसके पानी का जो रिसाव होता है वो जिस जगह पे आता है उसको झालरा कहा जाता है। झालरा का खुद का कोई पानी का सोर्स नहीं होता भाई, डायरेक्ट नहीं, ऊपर से जो पानी का रिसाव हो रहा है नीचे जिस जगह पे इकट्ठा हो रहा है वो झालरा है। मदार क्या होता है? मदार होती है सीमा, एक बाउंड्री, किसी भी पौंड की, तालाब की जो बाहरी बाउंड्री जो निर्धारित होती है उसको अपने क्या कहते हैं? उसको मदार कहा जाता है। अब आप थोड़ा सा मुझे ये बता देंगे कि टांका क्या है? टांका क्या है? टांका, टांका बता दो चलो कोई जना। और ये ना लगभग टांका होता है, लगभग हर घरों में, खेत में, जैसे ढाणी वगैरह में रहते हैं, जो डिग्गी वगैरह अपने सामान्य दैनिक जरूरतों को पूरी करने के लिए ऊपर से जो कवर होती है, ऊपर छत भी लगी होती है और एक साइड उस पे पानी निकालने के लिए जगह स्पेस बना होता है, लोहे का ढक्कन लगा होता है, वो टांका होता है। मिट्टी का बांध नुमा अस्थायी तालाब जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है उसको खड़ीन कहते हैं। इसकी परिभाषा में यह जरूर रखना, अस्थायी तालाब और ढाल वाली भूमि
भाई जैसे ऐसे ढाल वाली भूमि के ऊपर से पानी आएगा यहाँ, वो जो नीचे ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको खड़ीन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो कौन सी होगी, नाड़ी। और अगर पश्चिमी की जगह यह पूछ लिया जाए शेखावटी में स्थानीय भाषा में जो कुआं है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा नाड़ा। क्या कहा जाएगा, नाड़ा। ठीक है, नाड़ा भी हो सकता है और इसको जोहड़ भी कहा जा सकता है। ये फर्क, शब्दों के फर्क जरूर याद रखना, अच्छे से रट लो, याद कर लो। ठीक है, जोरावर सागर बांध, ये तो चलो बांध कल हो गए थे उसमें, और ट्रिक अच्छे से रट लेना याद करके, आगे वाले टेस्ट में इन्हीं बांधों में इन्हीं ट्रिक में से पूछा जाएगा, फिर भी आपके प्रश्न गलत होंगे। बोराबास ये जगह पड़ती है कोटा में। अच्छा, एक जरूरी सूचना, कोई भी बच्चे इन दिनों अगर टेस्ट ले रहे हैं वो टेस्ट ना लें। कल शाम से 5 दिन के लिए ऑफर शुरू कर दिया जाएगा टेस्ट सीरीज का। पूरे जो है आधे से भी कम रेट, लगभग 70% 60% ऑफ कर देंगे। अब जो बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने ले लिया कि सर हमें तो बता देते, वो आप लोगों को 4 टेस्ट का फायदा भी मिल गया ना। ठीक है, आप कंटिन्यू 1 महीने पहले से तैयारी आपने शुरू कर दी है। मुझे लगा बच्चों के लिए जितना हो सकता है हित के लिए किया जाए, अपने मार्गदर्शन में जितना काम चल रहा है, अपनी खुद की अपनी कोई फीस नहीं है, निःशुल्क यहां मैटर और प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही नामात्र का ही शुल्क हो जाएगा। अब तो फिर किसी को ज्वाइन करना है तो एक दिन वेट कर लो, उसकी ऐड डाल दी जाएगी। संतवीर सर टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले, वहां सूचना मिल जाती है। निम्न में से किसने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी है? अब इसके बारे में आप जानते होंगे, चंद्रबरदाई, इसके साथ मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिशन। नैणसी और मिशन, नैणसी प्लस सूर्यमल जी वंश भास्कर वाले, इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने किससे उत्पत्ति मानी है? इन तीनों ने तो मानी है अग्निकुंड से, हवन करेंगे उससे मानी है राजपूतों की उत्पत्ति। चौहान राजपूत तो अग्निकुंड वाले उत्पत्ति के सिद्धांत में आपको पता है, चालुक्य, चौहान, परमार, प्रतिहार कहते हैं कि चारों की उत्पत्ति यज्ञ का जो अग्निकुंड था वहां से हुई थी। ये चंद्रबरदारी ने अवधारणा दी और नैणसी और सूर्यमल उससे सहमत हुए। इसका उत्तर है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के साथ ना, इनके साथ सहमत होने वाले जो पंडित विचारक हुए हैं, तो गोपीनाथ शर्मा साहब भी इनके साथ ही हैं। गोपीनाथ शर्मा जी हैं, दशरथ शर्मा है, ये कहते हैं कि चौहान जो है ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए। कर्नल टॉड ने विदेशी कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है? सूर्यवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी शब्द आता है, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय में भी सूर्यवंशी कहा गया है, तो इसका ठीक उत्तर है दशरथ शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौहानों का मूल स्थान क्या था? चौहानों का मूल स्थान जो कि सांबर के आसपास का क्षेत्र, सांबर के आसपास का क्षेत्र स्पाद लक्ष्य, इसको चौहानों का मूल स्थान कहा गया है। अगर शब्द आ जाता चौहानों की राजधानी, तो राजधानी क्या आ जाएगी? अहिछत्रपुर, नागौर में पड़ती है जगह, अहिछत्रपुर नागौर मतलब, ठीक है, अहिछत्रपुर उनकी राजधानी थी। लेकिन मूल स्थान की अगर बात आए तो मूल स्थान उनका स्पाद लक्ष्य था। चौहानों का शक्तिशाली राजा जिसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज को परास्त किया तथा जिसकी विजयों का उल्लेख 973 ईस्वी के हर्षनाथ अभिलेख में मिलता है। ये राजा कौन है? ये राजा है जी विग्रहराज द्वितीय। इस बार सूजस जो आई थी इस बार वाली नहीं, पिछली सूजस में हर्षनाथ मंदिर के बारे में एक जिक्र मिलता है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा किसने करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है पूरा किसके समय हुआ, तो वो विग्रह द्वितीय उसमें नाम आया था, विग्रह द्वितीय। अब गोपीनाथ शर्मा साहब की बुक मेरे पास पड़ी है गूवक प्रथम गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, अगर शब्द आता है ना गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गूवक प्रथम ने इसने क्या किया था? हर्षनाथ मंदिर बनवाया था।
एक ये स्पेशल राइटर अगर पूछे कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, तो वो गुवक प्रथम है। लेकिन अभी सूजस आई, वैसे भी किताबों में क्या है, सूजस में लिखा कि हर्षनाथ मंदिर का जो कार्य पूरा हर्षनाथ मंदिर विग्रहराज द्वितीय के समय बना। लेकिन हर्षनाथ मंदिर विग्रहराज द्वितीय से पहले एक राजा हुआ है सिंहराज। कौन हुआ? सिंहराज। तो मंदिर का निर्माण शुरू जो है ज्यादातर ये माना जाता है सिंहराज के समय शुरू हुआ। अब आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है, अगर तो वो, क्योंकि एक बार पूछा गया था हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय, तो उस समय गुवक प्रथम ऑप्शन में था और जो विग्रहराज द्वितीय ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा दोनों को एक साथ नहीं दिया गया था, तो वैसे अगर सूजस हमारे पास सोर्स दोनों के ऑथेंटिक है, सूजस अपने आप में सोर्स है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय के समय। अब विग्रहराज द्वितीय की बात क्या है? अच्छा, चौहानों की कुल देवी कौन सी है वो बताना मुझे। चालुक्य राजा किसको परास्त किया? मूलराज को। ये अच्छे से याद रखोगे आप। मूलराज को परास्त करके विग्रहराज द्वितीय ने उससे क्या किया था? उससे टैक्स लिया था। विग्रहराज ने मूलराज से टैक्स लिया था और गुजरात में ही विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात में मंदिर बनवाया था। मंदिर सीधा लिख देता हूं, मंदिर किसका था? अपनी जो इनकी कुल देवी है, कौन है? आशापुरा माता है क्या? मुझे कमेंट करके बताएं। उसका मंदिर बनवाया था विग्रहराज द्वितीय ने। अभी आप पहले इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रश्न, किस चौहान राजा ने अजमेर में खरतर गज के अनुयायियों को भूमिदान दिया? अभी हमारा क्या है इसका उत्तर? तो अर्णोराज है। अपने इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न है, पोल साइंस के प्रश्न है। अगर फिर भी, क्योंकि साइको मैंने अच्छे से करवानी है, साइको के 10 प्रश्न हैं, तो मतलब 4-4 साथ में उसको मिला के यानी कि 40 प्रश्न का डेटा बना दिया जाएगा, वो फिर अलग से छोटी क्लास। किस चौहान राजा ने अजमेर में खरतर गज के अनुयायियों को भूमिदान दिया? अर्णोराज ने। अजय राज की बात यह है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर को स्वर्ण कलश दिया था। मंदिर को क्या किया? स्वर्ण कलश दान दिया। दोनों की दान की बात याद कर लेना, कलश दान में दिया। जो अजय राज है 1113 में गढ़ बिठली पहाड़ी पर जो तारागढ़ दुर्ग बनवाता है, तारागढ़ दुर्ग जो मतलब अजमेर बसाया इसने, आप अजमेर याद रखें। ठीक है, अजमेर को राजधानी बनाएगा ये वाला बंदा अजय राज। इसने चांदी के सिक्के चलाए जिस पर इसकी पत्नी का भी नाम मिलता है एक तरफ, और पृथ्वीराज विजय का लेखक ज्ञानक कहता है कि अजय राज ने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी से ढक दिया। अब डिटेल में मैंने भाई इस पे वीडियो बनाई हुई है, सारी बातें यहां पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अर्णोराज के बारे में यह बात थी। पृथ्वीराज प्रथम ने क्या है, 700 चालुक्य आए थे पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए, तो 700 चालुक्यों का वध किया था इसने। विग्रह चतुर्थ दिल्ली को जीतने वाला पहला राजा। अजय राज के संबंध में कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है भी अजय राज के संबंध में? 1113 में अजमेर नगर बसाया, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। अब पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया था? यह बनाया था अर्णोराज ने। अर्णोराज ने खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए आना सागर झील बनाई, आना सागर झील बनाई। ठीक है, बाकी सारी बातें पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने गजनवी के मुसलमी आक्रांता को परास्त किया। ठीक है, और 10th क्लास की बुक में से तथ्य लिए गए हैं, कोई बारी दूर से नहीं। तो अजय राज ने वैसे श्वेतांबर और दिगंबर दिशाओं को जो वस्त्र मानते हैं अपने, श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय है उनके शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। अजय राज के बारे में एक बात और है। फिर आता है किस चौहान राजा ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया? तो ये राजा होगा गुवक प्रथम। अचंद्र की पत्नी क्या थी? वो क्या करती थी? 1000 दीपक जो है वो पुष्कर झील में रखा करती थी, जलाया करती थी। अर्णोराज के बारे में असत्य कथन, अर्णोराज के बारे में असत्य कथन, उसने गजनवियों को परास्त किया, मालवा के नरवर्मन को। आप देखेंगे अजय राज ने भी इसको परास्त किया था, अजय राज ने भी परास्त किया था। और नरवर्मन का एक सेनापति था सुलहन,
उसको क्या किया था, बंदी बनाया था अजय राज ने। अब अर्णोराज के समय क्या होता है, अर्णोराज क्या करेगा, इसको परास्त करेगा ही। शैव था, आना सागर झील का निर्माता था। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को परास्त किया नहीं, उससे परास्त किया नहीं, परास्त हुआ था। अब बात यह है, अर्णोराज के समय गुजरात के दो राजा हैं, जय सिंह सिद्धराज। पहले राजा होगा जय सिंह सिद्धराज। अर्णोराज ने जय सिंह सिद्धराज को हराया। जय सिंह सिद्धराज को हराकर उसकी जो है बेटी से शादी करेगा। फिर आता है दूसरा कुमारपाल। तो कुमारपाल से जय सिंह सिद्धराज क्या है, हार जाएगा। तो कांचन देवी और सुधवा की बात आप पढ़ते हैं ना, चालुक्यों में कौन सी, चालुक्य पत्नी कौन सी थी अर्णोराज की, चालुक्य पत्नी का नाम क्या था, कांचन देवी। एक मारवाड़ वाली उधर वाली थी सुधवा, जोइया। तो कुमारपाल चालुक्य से हारने के बाद इससे अपनी पुत्री का विवाह किया। पुत्री का विवाह, किसकी पुत्री, अर्णोराज की पुत्री। उसका संधि होने के बाद कुमारपाल से विवाह कर दिया था। उसका नाम शायद क्या था, इसका सुलहन, उसका नाम जलहन था, जलहन। अर्णोराज के बारे में मुख्य बातें ये है, अर्णोराज ने दो गुजरात के राजा, एक मालवा का राजा। जैसे यहां बीच में राजस्थान है और राजा है अर्णोराज। अर्णोराज इधर गुजरात वाले दो राजाओं के साथ युद्ध करेगा, इधर मालवा वाले एक राजा से युद्ध करेगा। मालवा का नरवर्मन, अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। गुजरात के दो राजा हैं, जय सिंह सिद्धराज और आपका ये वाला कुमारपाल। विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज को हराया था, ऊपर हमने पढ़ा था। तो इससे तो जीत जाएगा अर्णोराज, इसकी बेटी से शादी करेगा। कुमारपाल से हार जाएगा और अपनी बेटी की शादी क्या कुमारपाल से कर देगा। बेटी का नाम जलहन था, जलहन जैसा ही नाम सुलहन है। वो नरवर्मन का सेनापति था मालवा के, अजय राज ने उसको बंदी बनाया था। इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न, हाँ जी, किस चौहान राजा की उपाधि कवि बांधव थी। आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप इसका उत्तर लगाएं, जल्दी जल्दी। सबसे मतलब ये तो फास्ट लग जाना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। मैंने एक चीज जो है, पद्मनाभ तो था ही था, कवि बांधव उपाधि किस चौहान राजा की थी, विग्रहराज चतुर्थ। ये तो चलो सामान्य बात हो गई, दिल्ली को जीतने वाला पहला राजा ये हो गया। अब आपने देखना है इसको कवि बांधव कौन कहता है, ठीक है। जानक भट्ट ने कहा था, जानक भट्ट का नाम याद आता है आपको। शिवालिक स्तंभ लेख विग्रहराज चतुर्थ के समय है। ललित विग्रहराज नाटक, हरिकेली नाटक, तो काफी विद्वान था, पढ़ा लिखा था। किस चौहान राजा की उपाधि वैरीघट थी। वैरीघट क्या है, शत्रु संहारक। ये उपाधि थी गोविंद तृतीय की। देखो डिटेल में चौहान वंश पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं वीडियो। रणथंबोर का कौन सा चौहान राजा इल्तुतमिश के साथ संघर्षरत रहा तथा धोखे की वजह से मारा गया। तो रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना आपको पता है गोविंद राज के समय होती है। बीच में एक राजा और आएगा और फिर राजा आएगा वीर नारायण। वीर नारायण के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर वीर नारायण को उन्होंने दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला के क्या धोखे से उसकी हत्या कर दी थी। चौहानों के संस्थापक राजाओं के बारे में आपको कथन चुनना है कि कौन सा असंगत युग्म है। जालोर में चौहान वंश, देखो ये सारी चीजें देखो 10th क्लास की बुक में दिए हुए तथ्य हैं, अच्छे से आप रट ले। क्लास में जब आपको करवाया जाता है तो फुल, मेरा ये है कि हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है तो आप वहां से पढ़ लें। जो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई उसको ट्रिकली, जैसे पिछली क्लास में ज्योग्राफी वाले बांध आपके याद नहीं हो रहे थे, अब बांध आप भूलोगे नहीं, उस क्लास को देख लेना, 42-43 मिनट की है। तो इसमें असंगत ये हो जाएगा। जालोर में क्या था, कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल संस्थापक था, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कब किया।
कब किया था भाई सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार कब होता है? सिवाना दुर्ग 1308। और अगर पूछा जाए जालोर, जालोर पूछा जाए तो फिर आ जाएगा 1311। फिर आता प्रश्न 1305 में। चलिए इसका उत्तर लगाएं। 1305 में अलाउद्दीन ने किस सेनानायक को भेजा था सेना सहित? लगा दीजिए उत्तर। ये हो गया आइनुल मुल्क। असल में जब बात आती है ना 1305 की, तो आप इसको याद रखना। जब बात आए दूसरी दफा 1308 की, तो कमालुद्दीन गुर्ग आएगा। और कमालुद्दीन गुर्ग जब आएगा तो सिवाना का जो है, सिवाना का किलेदार सूबेदार कौन होगा? सातल देव या सातल देव लिख देते हैं, वीर सातल देव, वीर सातल देव। दो विश्वासघातियों के नाम दहिया बीका और भावला पवार। एक भावला पवार और एक दहिया बीका। एक तो इनके याद रखने आपने नाम पक्का। दहिया बीका की पत्नी का नाम भी हीरा दे पूछ लिया गया था अभी हाल ही में। ठीक है, अब देखो सीन क्या था, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अलाउद्दीन, अच्छा अलाउद्दीन की जगह ये आ जाए कि इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालोर का राजा कौन था? तो उत्तर आएगा जालोर का राजा उस समय कौन था? उदय सिंह था। अलाउद्दीन ने जब 1305 में कहते हैं आइनुल मुल्क को भेजा जालोर में कानरदेव चौहान के पास। कानरदेव चौहान का बेटा वीरमदेव। कानरदेव को कहा कि आप चलिए। अलाउद्दीन ने वहां बुलाया राजा साहब ने। कानरदेव ने कहा चलो चले जाते हैं। कानरदेव वहां जाते हैं। दरबार में देखते हैं, स्टोरी बताई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कोई भी हिंदू राजा इतना दम नहीं रखता जो मेरे सामने टिक सके वगैरह। तो कानरदेव को वो बात चुभी और कानरदेव वापिस आ जाता है। फिर मोहनौत नैणसी एक किस्सा ये देते हैं। ठीक है, नैणसी जालोर पर आक्रमण की बात, फिरोजा की प्रेम कहानी बताते हैं कि अलाउद्दीन ने जब बुलाया तो कानरदेव के साथ उसका बेटा वीरमदेव भी गया था और पहली नजर में फिरोजा को उससे मोहब्बत हो जाती है। फिरोजा अपने अब्बू को कहती है कि अब्बू हमें को तो ये चाहिए ही चाहिए। और वीरमदेव कहता है कि नहीं, हम मुसलमाननी से शादी नहीं करेंगे। ये कहानी मोहनौत नैणसी ने रची कि इसके लिए भी युद्ध हुआ था, फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी। कहानी जो भी हो, 1305 वाला सफल नहीं हुआ शांतिपूर्वक संधि। 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा जाएगा। अब आप कहेंगे सर जालोर आक्रमण पर भेजा तो सिवाना कहां से आ गया? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, देखो यहां पर जालोर की लोकेशन है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना को। सिवाना यहां पर पड़ता है। जालोर को फतेह करने के लिए सिवाना को फतेह करना पड़ता है। अलाउद्दीन ने सेना भेजी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, 1308 में भेजी। सिवाना का किलेदार सातल देव था। सातल देव का एक सैनिक मान लो, ठीक है, वो था भावला पवार। भावला ने क्या किया? भावला ने क्या किया? धोखा कर दिया। क्या किया? धोखा कर दिया। और मामादेव कुंड था यहां पर। मामादेव कुंड में क्या किया? उसने गोमांस रक्त वगैरह वो मिला दिया। ठीक है, तो भावला पवार के विश्वासघात के कारण सातल देव ने क्या किया था? कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया? सिवाना को फतेह कर लिया। सिवाना पर आक्रमण के समय 1308 में अलाउद्दीन के सेनापति भी मारे जाते हैं, जिसमें एक भोज का नाम भी आता है। भोज भी मारा जाता है उसमें। फिर दूसरी दफा यही कमालुद्दीन गुर्ग, और आपको पता है सिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? खैराबाद कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिवाना का नाम क्या है? खैराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। फिर यही सेना पूरा सेटअप लेके जालोर की ओर बढ़ती है। जालोर में कानरदेव चौहान था, वहां विश्वासघात करेगा। जालोर में विश्वासघाती कौन है? दहिया बीका। कौन बिका? दहिया बिक चुका है। और दहिया बीका ने जो दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। और ये बात जब उसकी पत्नी हीरा दे को चलती है, हीरा दे दहिया बीका की हत्या कर देती है और सारी स्टोरी जाके जालोर के कानरदेव को बता देती है। कानरदेव फिर जब तक संभालने का प्रयास करते हैं तब तक सब कुछ हाथ से जा चुका था। ये सभी लोग वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और फाइनली 1311 में जालोर पर इसका अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान राजा कौन था? अभी हमने पढ़ा, ये राजा है जी विग्रहराज चतुर्थ। हवेली व स्थापना से संबंधित हवेलियों की बात आ चुकी है। अब
हवेली व स्थापना से संबंधित चार चौक हवेली वही है जहां पर चेतराम हवेली है, जहां पर क्या है, चेतराम हवेली है। और ये दोनों की दोनों हवेलियां कहां है, मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का। एक होती है लक्ष्मण रेखा, कौन सी रेखा, लक्ष्मण रेखा होती है। और लक्ष्मण रेखा एक चौक ही तो होता है, चेते रखना चेतराम, चेते रखना कि चौक को ही लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। और लक्ष्मण हवेली आपकी कहां पर आ गई, लक्ष्मण हवेली आपकी कहां पर आ गई, ये आ गई आपकी लक्ष्मण क्या, चेतराम। और चार चौक हवेली कहां आ गई, लक्ष्मणगढ़ में आ गई, नवलगढ़ में नहीं। अब बात कर लेते हैं झुंझुनू की हवेलियों की। हाँ जी, नेक्स्ट अपनी ये हो गई हवेली व उससे संबंधित। तो चार चौक हवेली नवलगढ़ में नहीं है, ये हमने पढ़ लिया था। नवलगढ़ में कौन सी है, वो होगी। लेकिन नवलगढ़ की हवेलियां भी तो लिखनी है हमने, कौन कौन सी है नवलगढ़ की हवेलियां, रूप निवास, पोदार, जालान, ठीक है, जलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, रूप निवास, पोदार, ये हवेलियां। जैसे ये बुक है आपकी, इस बुक में से ही सारे दुर्ग हवेलियां, क्योंकि इस बुक को आपने रटना है, एक तरह से कला संस्कृति की बाइबल मान सकते हैं। भगत और बगेरिया, भगत हवेली और बगेरिया की हवेली, बगेरिया की हवेली। अब इसको याद कैसे रखोगे, किसी ने नया काम शुरू किया है, उस काम को शुरू करना है तो पहले एक भक्त की तरह पूरा जलना पड़ेगा, पूरी बगेरिया भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पूरी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। जैसे एक पौधे को छोटे से बड़ा पेड़ बनने में पूरा जलना पड़ता है, कितने आंधी तूफान आते हैं वो खड़ा रहता है, उस पौधे की तरह जलना पड़ेगा, भगत की तरह जलना पड़ेगा, बगेरिया भाग दौड़ करनी पड़ेगी और नव काम को फिर जाके अच्छा रूप मिलेगा, तो रूप निवास होगी। ये सारी नवलगढ़ की हवेलियां हैं, ये सारी नवलगढ़ की हवेलियां हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न, बागड़िया चिड़ा, ये तो याद रह जाएगी। कौन सी चूरू की हवेली नहीं है, इसमें दी हुई है रामनिवास गोयनका, मंत्रियों की, बड़े मियां की हवेली, माल जी का कमरा। कन्हैयालाल, एक कन्हैयालाल की भी हवेली है चूरू में, कौन सी एक हवेली है, कन्हैयालाल बागला, ये सूजस में दी हुई है। देखो यहां मैं जितनी भी आपको करवा रहा हूं 10वीं की बुक और सूजस में जो भी आता है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का, वो सारा इंक्लूड कर दिया जाता है। तो चूरू की कन्हैयालाल बागला की, माल जी का कमरा, मंत्रियों की हवेली, रामनिवास। बड़े मियां की हवेली यहां नहीं है, क्योंकि ये हवेली आपको कहां मिलेगी, ये हवेली मिलेगी जोधपुर में। पहले अपने जोधपुर की हवेलियां कर ले, एक ट्रिक बता देता हूं। यहां पर आपने ध्यान रखना है, जोधा क्या कर रही है, जोधा रण में जूझ रही है, रण में जूझ रही है। और जोधा ने क्या किया, बड़े मियां को रण में जूझते हुए राखी भेजी है जोधा ने, बड़े मियां को राखी भेजी है जोधा ने, बड़े मियां की हवेली में राखी भेजी है, ताकि आपको पता चल जाए कि हवेलियों की ट्रिक है। जोधा से जोधपुर, रण से पोकरण। आप ध्यान रखना, पोकरण वैसे जैसलमेर में है, पोकरण हवेली कहां है, ये जोधपुर में है, पोकरण वैसे जैसलमेर में है। बड़े मियां की हवेली जोधपुर में है, राखी हवेली जोधपुर में है। लेकिन रानी है क्या, रानी ही है, रानी महल जो है वो चित्तौड़ में है भाई, रानी महल क्या है, चित्तौड़ में है। ये राखी हवेली है, ऐसा ही नाम है रानी महल। रानी महल आपको कहां मिलता है, वो चित्तौड़ में मिलता है। ये सारी बातें 10th क्लास की बातें हैं, कहीं भी कोई 10th क्लास की चीजें हमें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। पोकरण हवेली, बड़े मियां हवेली, राखी। जोधा ने रण में जूझते हुए बड़े मियां की हवेली में राखी भेजी, जोधा ने बड़े मियां की हवेली में, तो ये याद कर लेना। अब चूरू वाली कैसे याद करोगे आप, मंत्री लोग क्या करते हैं, मंत्री लोग अपनी हवेली में अच्छा माल जमा कर लेते हैं, किसके नाम पर, राम के नाम पर और कन्हैया के नाम पर माल जमा करते हैं, फिर चूर चूर के खाते हैं। मंत्री
लोग अपनी हवेली में राम और कन्हैया के नाम पर अच्छा माल जमा कर लेते हैं, फिर चूर चूर के खाते हैं। माल जी का कमरा मंत्रियों की हवेली, माल जी का कमरा रामनिवास गोयनका की हवेली, कन्हैया लाल बागला की हवेली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से संगत युग्म है, कौन सा है सही? बागोर हवेली, पोकरण हवेली, नाटड़ियों की हवेली। देखिए आपको ना बड़ा ऐसे लग रहा होगा कि नहीं ये सही है सारी बातें, आप यही महसूस करेंगे कि ये बातें सारी सही हैं, और बातें सारी सही हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही हवेली है पुरोहित प्रताप नारायण की, और एक पुंडरीक हवेली। पुंडरीक वाली का पूरा नाम क्या है? पुंडरीक वाली का रत्नाकर पुंडरीक है क्या? हाँ, रत्नाकर पुंडरीक, रत्नाकर पुंडरीक हवेली। अब आपने इसका जो ठीक उत्तर है वो है ये कि सिर्फ नाटाणियों की हवेली जयपुर ठीक है, बाकी गलत है। कैसे? पोकरण हवेली जैसलमेर में नहीं, जोधपुर में है। मैंने ऑप्शन देखो टेस्ट में इस तरह से कंफ्यूजन वाले ऑप्शन डालता हूं ताकि आपका अभ्यास उस तरह से हो जाए। बागोर सभ्यता उदयपुर में है, बागोर सभ्यता कहां है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, पर बागोर की हवेली कहां है? हवेली उदयपुर में है। हवेली कहां है? हवेली उदयपुर में। पोकरण स्थान जैसलमेर में है, लेकिन पोकरण हवेली कहां है? पोकरण हवेली है जोधपुर में है भाई। अब आपने एक इमेजिनेशन करनी है। वैसे नटनी का चबूतरा पिछोला झील वाला वो सीन वो उदयपुर का है, नटनी यहां है जयपुर की। आपको पता है नटनी का जिगरा था भाई प्रताप की तरह, वीर हमारे प्रताप, राणा प्रताप। प्रताप जैसा जिगरा रखती थी नटनी, वो बिल्कुल भी डरी नहीं, पुंडरीक बिल्कुल भी डरी नहीं। प्रताप जैसा जिगरा रखने वाली नटनी वो क्या करती है? मुसीबतों को पार कर जाती है जयपुर की नटनी। नटनियों की हवेली प्रताप नारायण हवेली और डरी से पुंडरीक हवेली, ये याद रख लेना। ऐसा आपको थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट प्रश्न, मोहता मुंदड़ा रामपुरिया बछावतों की हवेली, बछावतों की हवेली ये सारी की सारी कहां पर है? बीकानेर में मिलती है। मोहता मुंदड़ा रामपुरिया बछावतों की हवेली बीकानेर में है। मूसी महारानी की छतरी, अब संगत असंगत कौन सा है ये ढूंढना है। मूसी महारानी की छतरी व फतेह गुबुंद दोनों अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी करौली में। सेठों की छतरी रामगढ़ में। अब रामगढ़ बांध कहां है? जयपुर में। लेकिन रामगढ़ बैराज कहां है? वो 12 में पड़ जाता है। रामगढ़ अभयारण्य बूंदी में पड़ जाता है, रामगढ़ विश्वविद्यालय अभयारण्य। और रामगढ़ बैराज कहां आ जाएगा? चलो बैराज आप बताओ। एक है रामगढ़ बांध, वो कहां आ गया? जयपुर। और रामगढ़ विश्वविद्यालय अभयारण्य कहां आ गया? वो आ गया बूंदी। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन रामगढ़ बैराज। मैंने ऑफलाइन वालों को तो करवा भी दिया था, देखते हैं कितनों के कमेंट आते हैं। और ये रामगढ़ कहां है? ये रामगढ़ है भाई सीकर में। सेठों की छतरी रामगढ़ सीकर में पड़ती है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में पड़ती है। मतलब कोई भी असंगत नहीं है, सारे के सारे संगत हैं। मूसी महारानी की छतरी फतेहगुबंद अलवर, गोपाल सिंह की छतरी गरौली, सेठों की छतरी रामगढ़, 84 खंभों की छतरी बूंदी। ये सारे टेस्ट आज लेट नाइट तक ऐड आपको मिल जाएगी। सारे टेस्ट आपको बिल्कुल ही कम नामात्र एक आपको टेस्ट ये मिल जाएंगे नामात्र। मीरा साहब की दरगाह कहां पर है? बूंदी में है। बच्चे चित्तौड़ की तरफ जाएंगे। अब मेरा सारा काम होता है ऑप्शन इस तरह से सेट करना ताकि आपका प्रश्न सही ना हो जाए। निम्न में से असंगत युग्म है, चलिए इसका उत्तर लगाएं। असंगत युग्म ढूंढना है आपको, कौन सा है असंगत? ये लोग दिल कमजोर
थे सारे दिल दे चोर। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी उत्तर लगाएं आप, जल्दी से पहले, जल्दी से पहले। अब्दुल पीर की मजार क्या अजमेर में है? हमारा तो माइक ही फंस जाता है भाई। अब्दुल पीर की मजार कहाँ है? भवानपुरा में, भवानपुरा में। और अब्दुल्ला खां का मकबरा, मजार कहाँ है? भवानपुरा में। 10th की बुक में दिए हैं ये तथ्य। अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा में है, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है, तो ये बात असंगत है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ में, दीवान शाह पीर की दरगाह कपासन में। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना, स्मारक वगैरह और उनमें प्रश्न पूछने के चांसेस रहते हैं। 10वीं की बुक में संत हमीदुद्दीन, वैसे एक हमीदुद्दीन नागौरी भी हुए हैं, वो तो चलो नागौर पता चल जाता है, लेकिन हमीदुद्दीन चिश्ती मीठे शाह का नाम था। अगर मीठे शाह ना दिया होता तो गागरोन की तरफ आप नहीं जाते, आपका ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, गागरोन की तरफ। ठीक है यार, चलो रानी जी की बावड़ी, ये तो आसान है, लगा दीजिए। रानी जी की बावड़ी कहां पर है भाई? रानी जी की बावड़ी बूंदी में है रानी जी की बावड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, ये रह गया था एक, वहां पर क्या है, जब हम झुंझुनू में बात करते हैं, झुंझुनू में नवलगढ़ हो गया, मुकंदगढ़ में तो कृष्ण कन्हैया की कृपा से जो है केसर खत्म नहीं, केसर बाग वाली हवेली जो है वो मुकंदगढ़ में है, झुंझुनू में। लेकिन केसर बाग की छतरियां कहाँ है? केसर बाग अभयारण्य धौलपुर में है। देखो कितनी बातें। केसर केसर, हाँ, केसर बाग की हवेली जो है वो कहां पर है? मुकंदगढ़ में। वही हवेली है, देखते हैं। मुकंदगढ़, हाँ, केसर देव कानेडिया की हवेली, केसर देव, राधा कृष्ण की कृपा से केसर नी मुकदा, तो केसर देव कानोडिया की हवेली मुकंदगढ़ में है। केसर बाग अभयारण्य कहाँ है ये बताएंगे आप? केसर बाग अभयारण्य मैंने बता दिया धौलपुर में है, क्योंकि धौली केसर राम के वन में मिलती है, और राम वाला अभयारण्य, वन वाला अभयारण्य यानी कि वन विहार, और धौली केसर, धौली से धौलपुर, और केसर, केसर से केसर बाग अभयारण्य, ये धौलपुर में पड़ते हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। केसर बाग की छतरियां आप बता दो, क्या हमारे इधर वाले मेवाड़ वाले लोगों की थी? नाथूराम पोदार सेठ जयदयाल केडिया सीताराम की हवेलियां कहां है? आपने एक बात ध्यान रखनी है, चिड़ावा में बागड़िया वाली हवेली है, नवलगढ़ वाली अभी बता दी आपको, मुकंद में केसर और राधा कृष्ण है। बस है नथू ट्रेवल्स, बस कौन सी जा रही है? नथू ट्रेवल्स वाली बस जा रही है, नथू वाली, नथू ट्रेवल्स वाली बस जा रही है। इस बस में लोग क्या कर रहे हैं? जय 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 कर रहे हैं, किसकी? सिया राम, जय सिया राम, सीताराम, जय सिया राम की जय जयकार कर रहे हैं लोग, नत्थू की बस में बैठे। तो बिसाऊ में है ये, अच्छे से याद रह जाएंगी मेरे ख्याल से। अब हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ योजना के अंतर्गत श्री जगदीश धाम मंदिर का विकास करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। यह कहां स्थित है? कृष्ण गमन पथ के लिए जगदीश धाम मंदिर। एक जगदीश मंदिर उदयपुर में भी है, लेकिन जिसका जिक्र अभी हाल ही में चर्चा में आया वो करौली में पड़ता है। पोदारों की एक हवेली जहां एक कमरे में स्वर्ण अक्षरों से संपूर्ण रामायण का अंकन किया गया है। ये भी 10th ये है, उसमें सूजस से लिया गया प्रश्न है। सूजस के प्रश्न आपको पता है डायरेक्ट पेपर में छपते हैं। मेहन सर अपने जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो वो ये है कि आपको चीजें सारी एक जगह पे मिलेंगी। कौन सी झुंझुनू में नहीं है? सारी चीजें व्यवस्थित एक जगह पे। कौन सी हवेली झुंझुनू में नहीं है? चलिए देखते हैं। ईसरदास मोदी की हवेली बिल्कुल है, मोहनलाल सर्राफ की हवेली, सेठ कन्हैयालाल बागला की हवेली, और राधिका हवेली। चलिए यहां देखना है झुंझुनू में कौन सी नहीं है, झुंझुनू में कौन सी नहीं है। अभी कन्हैयालाल बागला वाली हवेली में हमने अभी देखा था कि ये हवेली कहां थी, ये हवेली
चूरू में है। और ये देखो सूजस से फोटो दी हुई है, सूजस में इन लोगों की, राधिका हवेली, ये झुंझुनू वाली की फोटो। सुनेत कन्हैया लाल, मैंने आपको कहा था मंत्री लोग हैं, मंत्री लोग सारा माल जो चूर चूर के खाते हैं किसके, राम निवास और कन्हैया के नाम पे, राम और कन्हैया के नाम पे। नौलखा बावड़ी कहां है, नौलखा अगर पूछ लिया जाए नौलखा दरवाजा कहां है, तो दरवाजा तो भाई रणथंभौर दुर्ग में, जहां त्रिनेत्र गणेश का भी हमें मूर्ति देखने को मिल जाती है। लेकिन नौलखा बावड़ी कहां पर है, ये डूंगरपुर में मिलती है नौलखा बावड़ी। चलिए, एरन दुर्ग का उदाहरण जालोर और चित्तौड़। सोनार से सिवाना किसका है, शिवाना किस दुर्ग का उदाहरण, जालोर और चित्तौड़। 10वीं की बुक में शुरू में दुर्गों के वो दिए गए हैं, कौन सा जल दुर्ग है ऐसा करके। वीर नारायण पंवार, शिवाना दुर्ग का जो निर्माण करने वाला कौन था, वीर नारायण था। शिवाना दुर्ग का निर्माता कौन था, वीर नारायण पंवार था या वीर नारायण चौहान था, ये बताइए। वीर नारायण पंवार था, वीर नारायण पंवार था। जालीबा बावड़ी मामादेव का कुंड, अभी मामादेव का कुंड हमने अभी सिवाना में भी पढ़ा था कि उसमें भांवला ने जहर मिला दिया था, ये कुंभलगढ़ में है। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर दुर्ग, देखो मैंने एआई की मदद से फोटोज डिजाइन करके अच्छे खासे आपको पढ़ाए थे, अगर आपने देखे हो तो आपको याद भी रहेंगे अच्छे से। तो ये सारे शिकाल, फूल, नवर, ये सारे के सारे आपको ये मिल जाएंगे। किस दुर्ग में है ये, तारागढ़ बूंदी में है ये। निम्न में से रणथंभौर दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है, असत्य कथन कहां है भाई, बताइए बताइए। रानी तो अभी बताया था मैंने, रानी वाला तो चित्तौड़ में है, अभी बताया था। रानी वाला कहां है, चित्तौड़ में है। रानी वाला चित्तौड़ में है क्या, नवलखा चित्तौड़ में है, सॉरी रानी वाला नहीं, नवलखा चित्तौड़ में है। रानी वाला तो उसी में है, रणथंभौर में है, सॉरी रणथंभौर में है, वो बाय मिस्टेक बता दिया आपको। तो चोखेलाव, मतलब ये तो रणथंभौर में है, चोखेलाव और नवलखा। अच्छा, एक मेहरानगढ़ में एक चित्तौड़ में है भाई, एक मेहरानगढ़ में पड़ता है और एक चित्तौड़ में पड़ता है। चोखे वाला मेहरानगढ़ में है और ये चित्तौड़ में। अब ट्रिक याद कर लो, मेहरानगढ़ और चित्तौड़ वाली जो ट्रिक बनाई थी वो याद कर लो, यहां मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको वो वीडियो देख, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, फिर वही बातें और बार बार मेरे से वो दोहराव होती नहीं है। सुपारी महल, जोगी महल, रानी महल, और देखना एक एक वीडियो को, अब मैं पढ़ा दूंगा 3rd ग्रेड वालों के लिए, कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन एक ही वीडियो को लोगों ने आलोचना के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा, मैं विवेचना के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। तो कंपटीशन का नाम चेंज कर करके बार बार वही चीजें पढ़ाए, मेरे से एक बार पढ़ा दी, मुझे लगता है कि जिसको देखनी है देख लेंगे, बार बार बदलना क्या है। और 10th स्टैंडर्ड का मैंने पढ़ाया है, 10th में जितनी बातें हैं, और हर कंपटीशन के लिए 10th स्टैंडर्ड की बातें तो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। नवलखा भंडार चित्तौड़ में है और चोखेला महल मेहरानगढ़ में है। रानी महल रणथंभौर में है, लेकिन राखी हवेली कहां है, राखी हवेली है जोधपुर में। तो संबंधित असत्य कौन सा है, 3 और 4 असत्य है, 3 और 4 असत्य, असत्य पूछा है, ये तो है ही उसके अंदर। तारागढ़ दुर्ग का एक बुर्ज नहीं है, तारागढ़ दुर्ग में एक हमने एआई से डिजाइन की हुई एक लड़की खड़ी है, उसके घूंघट निकाल रखा है, घड़ी बांध रखी है, ठीक है। तो तारागढ़ दुर्ग में घूंघट निकाल रखा है, घड़ी बांध रखी है, पास में फुटा स्केल पड़ा है। सुनहरी बुर्ज कहां पर है, ये बीकानेर दुर्ग में है। जूनागढ़ दुर्ग, सुनहरी बुर्ज किसका हिस्सा है, जूनागढ़ दुर्ग का। जूनागढ़ में चीनी बुर्ज भी है, सुनहरी बुर्ज भी है, चीनी बुर्ज भी है, सुनहरी बुर्ज भी, ये किसमें है, जूनागढ़ वाले में है। ये तारागढ़ दुर्ग वाले फूटी, इमली, घूंघट याद रख लेना। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जब 1977 में, यानी कि दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है उसकी बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन जो 1977 वाला लागू हुआ, उस समय कौन थे मुख्यमंत्री, ये पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री कौन थे। तीसरे और चौथे के समय तो भैरव सिंह शेखावत थे 80 और 92 में, 80 और 92 में।
तो दूसरे में कौन है? ये देखो, 1.5 मिनट की वीडियो बनाई हुई है और 1.5 मिनट की वीडियो में राष्ट्रपति राज्यपाल सारे रटवाए हैं मैंने। राष्ट्रपति शासन कौन कितने दिन रहा, चौथे में दूसरे में हरिदेव जोशी थे, ये तीसरे व चौथे में थे, तीसरे व चौथे में थे राष्ट्रपति शासन। वो 1 मिनट की आप 1.5 मिनट की रील जरूर देखना, उसमें चीजें व्यवस्थित करके रटवाई गई हैं। तीसरा और चौथा, यानी कि दूसरा 80 में हो गया, दूसरा 77 में हो गया, तीसरा 80 में हो गया, चौथा 92 में हो गया, पहला 67 में हो गया था। ठीक है, तो हरिदेव जोशी थे। और पहला जब राष्ट्रपति शासन लगता है, संपूर्णानंद उस समय राज्यपाल थे और हुक्म सिंह के समय वो हटाया गया था। और दूसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा तो वो कौन थे? संपूर्णानंद हो गया, हुक्म सिंह हो गया, और दूसरे के समय वेदपाल त्यागी थे, और जब हटाया गया तो रघुकुल तिलक थे, और तीसरे के समय रघुकुल तिलक ही थे। चौथे में जो है वो रेड्डी हो जाएंगे। पहले जब राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां 3 राष्ट्रपति, तीनों के तीनों मैंने वो संपूर्ण हुक्म से वेद रघुकुल में रेडी किए गए, तैयार किए गए, ऐसी ट्रिक बना के आपको समझाया हुआ था। निम्न में से असंगत युग्म में आपको छांटना था कि कौन सा है। 165 में राज्य सरकार की कार्रवाई नहीं है, 165 में तो क्या है, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है उसका जिक्र पड़ता है। राज्य सरकार की कार्रवाई का संचालन 166 में पड़ता है। 67 में मुख्यमंत्री है, 67 में मुख्यमंत्री है, 67 में। 64 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, और 63 में क्या है, मंत्री 63 में मंत्री 63 में है। ठीक है, ये याद रख लेना, मंत्री परिषद। राज्य, हाँ भाई, राज्य, ये बड़ा आसान प्रश्न था और आपको गलत हो गया होगा कम से कम, फिर आप प्रतिशत में चल के 15 में चले जाते हैं। इसका ठीक उत्तर था 12। अगर वो पूछता है कम से कम कितने प्रतिशत, कम से कम कितने प्रतिशत, तो आ जाएगा 15। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है और मंत्री नियुक्त हो जाता है तो कितने समय में उसको सदस्यता लेनी होती है विधानमंडल की? इसका ठीक उत्तर है 6 माह। फिर आता है कि अब तक अविश्वास प्रस्ताव कितने बार लाया जा चुका है? यह है 13 बार। कितनी बार लाया जा चुका है? 13 बार। अब कंप्यूटर वाले भी आपको करवाने हैं। कंप्यूटर वाले तो चलो उत्तर कुंजी तो ऐप में मिल गई, ठीक है, बाकी आपको क्या है उस पे ऑफलाइन में उत्तर लगवा ही दिए थे। और ठीक है, वीडियो देखता हूं कितनी की लंबी है। वैसे कंप्यूटर वाला मैं मैटर तैयार कर रहा हूं, कंप्यूटर की चीजें आपको वैसे YouTube पे पहले करवाई हुई है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसके अलावा देखो करंट वाले तो आपको सीधे सीधे क्रोनोलॉजी से दिए जाते हैं, क्रोनोलॉजी में आप मिलान कर लेते हो। और इसकी एक क्लास दूंगा क्योंकि साइको मुझे नहीं लगता, वैसे अभी इसके साथ करवाऊंगा तो ये 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। यहां से सारे के सारे, इसमें कुछ प्रश्न और मेरा इच्छा है कि ऐड करके व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी टॉपिक है आपको अच्छे से समझाया जाए। जैसे ये प्रश्न करने में बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक की होगी। स्वच्छता जो सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के तहत निम्न में से कौन सा शहर 20 स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल है? तो बच्चों ने इसका अधिकतर ने उत्तर क्या किया, 1 2 3 4। लेकिन जब आप क्रोनोलॉजी पढ़ते हो तो डूंगरपुर कितने नंबर पे है? 23वें नंबर पे है। और 2 3 4 इसका ठीक उत्तर ये था। ये तो पहला हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है कहां पर? जोधपुर में। ये मैंने प्रश्न इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि आपसे मिस्टेक करवाई जाए, तो इतना ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी को अच्छे से कवर किया करो। नेक्स्ट जो जितनी तीन क्रोनोलॉजियां होंगी, तीनों की तीनों मैं आपको मंथली 1-1 महीने की क्रोनोलॉजी इस पे यूट्यूब पे आपको पढ़ा दूंगा, यानी कि 3 महीने का करंट हम अच्छे से उसके साथ कवर कर लेंगे। कंप्यूटर आईसीटी वाला पार्ट है, 2 किताबें मैंने अभी लाया हुआ हूं, एक किताब और आ रही है उसका इंतजार कर रहा हूं। प्लस मेरे पास क्या है, 1 से लेकर 10वीं क्लास तक कंप्यूटर की जो किताबें लगती हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस पे मैं 10 की 10 किताबों की PDF डाल देता हूं अगर आपने तथ्य देखने हो। मैं क्या कर रहा हूं कि उन
किताबों का मैटर ढूंढ रहा हूं कि किसी में उसका सार मिल जाए, तो आपको 10 किताब देखने की बजाय कोई एक गाइड पढ़नी पड़े, एक पतली सी कोई 10 नंबर का हमारा काम हो सके, तो ये ढूंढने में लग रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। तो इतने में सिलेबस वाला भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। एक थर्ड ग्रेड की आज न्यूज, 2-3 न्यूज मेरे पास आई है और आपको शेयर कर दूंगा अभी रील के माध्यम से। ठीक है, तो बची हुई हमारे पास क्या है, हमारे पास बची हुई है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की मैं 35-40 मिनट कम से कम, वो क्योंकि साइको की अगर मेरी क्लास नहीं लगाई तो आप व्यक्तित्व वाली क्लास जरूर लगाए। ठीक है, और उसका नाम तो बाल मनोविज्ञान की मैराथन लिखा हुआ है, व्यक्तित्व नाम कर दूंगा मैं, तब आपको पता चल जाएगा कि अपने साइको किस तरह से करवाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।